नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी आर कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। हमने द बिगिनिंग देख ली थी, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म देख लिया था। अब हमारा टॉपिक है द रिसेंट फेज। आगे जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, रिसेंट फेस द नेक्स्ट बिग पुश टूवर्ड्स डेमोक्रेसी कैम आफ्टर 1980। ठीक है, मतलब कि अब 1980 के बाद अब जो नेक्स्ट पुश हुआ टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, उसमें क्या हुआ? एज डेमोक्रेसी वाज रिवाइव्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका। कुछ लैटिन अमेरिका की जो और कंट्रीज थी वो भी कहाँ आई, वो भी और डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ी। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एक्सेलरेट दिस प्रोसेस। और क्या हुआ जब डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का? ठीक है, सोवियत यूनियन क्या था? सोवियत यूनियन क्या था? यूनियन था, ग्रुप था। किसका? स्टेट्स का। ठीक है, कंट्रीज़ का ग्रुप था, उसको हम सोवियत यूनियन कहते हैं। कब हुआ इसका डिसइंटीग्रेशन? 1991 में हुआ। ठीक है, तो सोवियत यूनियन क्या था? ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, या फिर हम कह देते हैं सोवियत यूनियन क्या था? फेडरल। ठीक है, एक फेडरल स्टेट था जिसमें क्या थी? बहुत सारी कंट्रीज़ थी। ठीक है, मेनली 15 कंट्रीज़ का ग्रुप था ये। आगे बढ़ते हैं। The disintegration of the Soviet Union accelerated this process. From the country of Poland, we know that the then Soviet Union controlled many of its neighboring communist countries in Eastern Europe। ठीक है, हमने क्या देखा जब हमने पोलैंड की स्टोरी पढ़ी थी? जब हमने पोलैंड की स्टोरी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि किस तरीके से सोवियत यूनियन का भी कंट्रोल जो था पोलैंड के ऊपर हमको देखने को मिला। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोलैंड नेबरिंग था। ठीक है, आपको ईस्टर्न यूरोप में दिखेगा पोलैंड भी। ठीक है, ओके। तो पोलैंड एंड सेवरल अदर कंट्रीज बिकेम फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ सोवियत यूनियन ड्यूरिंग 1989 एंड 90। ठीक है, तो जब आप देखेंगे तो पोलैंड या फिर दूसरी और कंट्रीज जो थी तो वो सोवियत यूनियन से फ्री कब हुई? ठीक है, कब फ्री हुई और उसका सोवियत यूनियन से के कंट्रोल में से कब फ्री हुई? वही 1989 या 1990। ठीक है, 1990 दे चूज टू बिकम डेमोक्रेसी। और जितनी भी कंट्रीज सोवियत यूनियन से फ्री हुई उन्होंने क्या चूज़ किया कि वो क्या होंगी? वो डेमोक्रेसी बनेंगी। अधिकतर कंट्री क्या बनी? डेमोक्रेसी बनी। फाइनली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ ब्रोकन डाउन इन 1991। जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, कि 1991 में क्या हुआ? सोवियत यूनियन खुद का डिसइंटीग्रेशन हो गया, विघटन हो गया। द सोवियत यूनियन कंप्राइजेज 15 रिपब्लिक्स। मैंने बताया था कि ये सोवियत यूनियन के अंदर कितनी स्टेट्स आती हैं? 15 कंट्रीज आती हैं मतलब। ठीक है, ऑल दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिपब्लिक्स इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री। जितनी भी उसमें से अलग हुई उन्होंने वो क्या बनी? एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। मोस्ट ऑफ दैम बिकम डेमोक्रेसी। और अधिकतर क्या बनी? डेमोक्रेसी बनी। दस द एंड ऑफ सोवियत कंट्रोल ऑन ईस्ट यूरोप एंड द ब्रेक अप ऑफ द सोवियत यूनियन लीड टू अ चेंज इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने क्या देखा कि जैसे ही विघटन हुआ, जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा, तो आप देख सकते हैं कि जो मैप है, ठीक है, एकदम से जो पॉलिटिकल मैप है वो एकदम से बदल जाता है। ठीक है, इन दिस पीरियड मेजर चेंजेस। ठीक है, और क्या हुआ इस पीरियड में? और भी चेंजेस हुए। कहाँ हुए? इंडिया के नेबरहुड में। पाकिस्तान देखें, बांग्लादेश देखें। मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू द डेमोक्रेसी इन 1990। ठीक है, जो आर्मी मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आर्मी रूल आया, उसके बाद क्या हुआ? वापस ये डेमोक्रेसी बनी। इन नेपाल, ठीक है, इन नेपाल में देखेंगे तो द किंग गेव अप मेनी ऑफ हिज पावर्स टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क टू बी गाइडेड बाय इलेक्टेड लीडर्स। मतलब कि नेपाल में क्या हुआ? नेपाल क्या था? मोनार्क था। ठीक है, मतलब नेपाल कब से कब तक मोनार्क रहा? नेपाल 1768 से तो 2008 तक। ठीक है, 2008 तक आप देख सकते हैं कि नेपाल क्या रहा? मोनार्क रहा। तो ठीक है, तो नेपाल में भी क्या हुआ था? नेपाल में ये हुआ था कि वहाँ के जो किंग थे उन्होंने भी अपनी क्या कर दी थी? उन्होंने भी वो भी एक क्या बन गए थे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गए थे। मतलब कि उनकी जो पावर थी वो कम हो गई थी। ठीक है, हाउएवर दीज चेंजेस वे आर नॉट परमानेंट। जो भी चेंजेस हुए नेपाल में वो परमानेंट नहीं थे। ठीक है, मैंने बताया कि 2008 में जाके वो है एक पूरी तरीके से जो है वो डेमोक्रेटिक हुआ नेपाल। ठीक है, तो वैसे ही आप देखिए कि अभी तक जो है, ठीक है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क जो है बीच में बना है। ठीक है, ओके।
हाउएवर दिस चेंजेस वे आर नॉट परमानेंट इन 1999 जनरल मुशर्रफ, ठीक है। अब हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। जो जनरल मुशर्रफ थे आर्मी के, ठीक है, चीफ ब्रॉड बैक आर्मी रूल इन पाकिस्तान। फिर से ये क्या लेकर आ गए, आर्मी रूल लेकर आ गए पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में फिर से क्या आ गया, आर्मी रूल आ गया था। डेमोक्रेसी थी पाकिस्तान, फिर से जो है आर्मी रूल आ गया। कब तक चला ये आर्मी रूल, 2008 तक चला, ठीक है। मतलब 2001 में वो प्रेसिडेंट बने, ठीक है, और 2008 तक वो प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो वो कौन से प्रेसिडेंट थे, 10th प्रेसिडेंट थे, ठीक है। किस प्राइम मिनिस्टर को हटाकर, कौन से प्राइम मिनिस्टर को हटाकर वो जो है उन्होंने किस प्राइम मिनिस्टर को हटाकर जो है जो वो खुद प्रेसिडेंट बने, ठीक है, वो नवाज़ शरीफ को हटाकर, ठीक है, नवाज़ शरीफ को हटाकर उन्होंने क्या करा, वो खुद एक क्या बने, प्रेसिडेंट बने, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर थे नवाज़ शरीफ। तो आगे चलते हैं। In 2005, the new king of Nepal dismissed the elected government and took back political freedom that people had won in the previous decade। मतलब क्या हुआ 2005 में, इन 2005 में क्या हुआ, जो नए किंग बने नेपाल के, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई उसको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। और जो भी पॉलिटिकल फ्रीडम अभी तक लोगों को मिले थे इस डिकेड में, मतलब पिछले 10 साल में, उनको भी उनसे क्या उन वो छीन लिए, ठीक है। येट द ओवरऑल ट्रेंड इन दिस पीरियड, यदि हम देखें जो भी ट्रेंड दिख रहा है हमको देखने को मिलता है इस पीरियड के अंदर, पॉइंट्स टू मोर एंड मोर कंट्रीज टर्निंग टू डेमोक्रेसी। मतलब अधिकतर क्या हो देखने को मिल रहा है कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो क्या हो रही हैं, डेमोक्रेसी की तरफ जा रही हैं। दिस फेज स्टिल कंटिन्यूस, और ये जो फेज है अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। बाय 2005 अबाउट 140 कंट्रीज वे आर होल्डिंग मल्टी पार्टी इलेक्शंस, ठीक है। जब हम 2005 तक देखते हैं तो करीबन 140 कंट्रीज़, ठीक है, 140 कंट्रीज़ में क्या हो चुका था, मल्टी पार्टी इलेक्शंस, ठीक है। एक से ज़्यादा पार्टी ने, मतलब एक से ज़्यादा पार्टी ने जो पार्टिसिपेट किया था इलेक्शंस में, ठीक है, तो मल्टी पार्टी इलेक्शंस हो चुके थे, ठीक है। दिस नंबर वाज हायर देन एवर बिफोर, मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर था, ठीक है, पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा था, ठीक है। मोर देन 80 प्रीवियसली नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव मेड सिग्निफिकेंट एडवांसेस टूवर्ड्स डेमोक्रेसी सिंस 1980, ठीक है। यदि आप देखें तो 80 से ज़्यादा जो प्रीवियसली नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी, ठीक है, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं टूवर्ड्स डेमोक्रेसी के तरफ जा रही थी। आप 1980 की बात करें, ठीक है। बट इवन टुडे, पर आप अभी देखते हैं तो देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली। पर अभी भी क्या है कि वो जो अपने ओपिनियन है उनको क्या है, फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दे स्टिल कैन नॉट इलेक्ट देयर लीडर्स, और वो क्या है, अपने लीडर्स को अभी भी जो है चुन नहीं सकते, ठीक है। मतलब उनको पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं मिला है। बहुत से कंट्री अभी ऐसी हैं। दे कैन नॉट टेक बिग डिसीजंस अबाउट देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ, ना ही वो बिग डिसीजंस ले सकते, ठीक है। या तो वर्तमान की बात करें या फ्यूचर की बात करें, ना ही वो क्या है, बिग डिसीजंस ले सकते हैं अभी भी। वन सच कंट्री इज़ म्यांमार, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, म्यांमार की केस स्टडी पढ़ेंगे। वन सच कंट्री इज़ म्यांमार, प्रीवियसली नॉन एज बर्मा, ठीक है। इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, बर्मा, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। भारत से आप इस तरफ जाएंगे, ठीक है, भारत से आप इस तरफ जाएंगे तो ये रहा आपका क्या, बर्मा। वन सच कंट्रीज इज़ म्यांमार, प्रीवियसली नॉन एज बर्मा। इट गेन फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन 1948। इसने जो था ये इसको आज़ादी कब मिल गई थी, ठीक है। फ्रीडम कब मिल गया था इसको, फ्रॉम कॉलोनियल रूल से, ठीक है। कब मिल गया था, 1948 में। एंड बिकम अ डेमोक्रेसी, और ये क्या बन गई थी, एक डेमोक्रेसी बन गई थी। बट द डेमोक्रेटिक रूल एंडेड इन 1962। पर क्या हुआ, 1962 में जो था इसका डेमोक्रेटिक रूल था वो उसका क्या अंत हुआ, किसके द्वारा, मिलिट्री कूप के द्वारा, ठीक है। इन 1990 इलेक्शंस वे आर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट आफ्टर ऑलमोस्ट 30 ईयर। मतलब क्या होता है, 1990 में क्या है, इलेक्शन होते हैं वहाँ पर पहली बार 30 साल बाद। द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, जो पार्टी का नाम है द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिसको किसके द्वारा लीड किया जाता था, एंग सन सूची के द्वारा लीड किया जाता था, ठीक है। वॉन द इलेक्शन, वो क्या हुई, उन चुनावों में जो 30 साल बाद इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर, ठीक है, उन चुनावों में क्या हुई, वो विजय हुई।
ठीक है। पर वहाँ पर क्या होता है, बट द मिलिट्री लीडर्स ऑफ म्यांमार रिफ्यूज टू स्टेप डाउन एंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इलेक्शन रिजल्ट। मतलब क्या है, जो मिलिट्री थे, मिलिट्री रूलर्स थे, मतलब वहाँ पे मिलिट्री जो थी, लीडर्स थे, उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया स्टेप डाउन करने से, ठीक है, मतलब सत्ता को छोड़ने से, और क्या, और जो भी इलेक्शन वहाँ पे हुए उनको मानने से, ठीक है। उन्होंने इलीगल मतलब उन्होंने कह दिया कि हम इन जो इलेक्शन हुए हैं उनको हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, ठीक है, कि ये इलेक्शन सही से नहीं हुए हैं। Instead, the military put the military put the elected pro-democracy leaders, including Suu Kyi, under house arrest। और उन्होंने क्या करा, जो प्रो डेमोक्रेसी थे, ठीक है, मतलब जो लीडर्स चुनकर आए थे, ठीक है, मतलब इलेक्शन में जो लीडर्स चुनकर आए थे, और वो खुद सूची, उन सबको क्या कर दिया उन्होंने, जेल में हाउस अरेस्ट कर दिया, मतलब जेल में डाल दिया। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एक्यूज्ड ऑफ इवन द मोस्ट टेरेबल ऑफेंस हैव बीन जेल। मतलब आप छोटे से छोटा भी यदि कोई यदि आप छोटी से छोटी भी कोई एक्टिविटी करते हो तो आपको क्या सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी यदि करते हुए पाए गए तो। एनीवन caught publicly arriving views or the issuing statement critically of the regime can be sentenced up to the 20 year of prison। यदि आपने क्या किया, आपने कोई भी स्टेटमेंट लिया या फिर क्रिटिकली आपने जो किसी को भी क्रिटिक किया तो आपको क्या सीधा ही जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है, पब्लिकली यदि आपने किया तो। ड्यू टू द कोरेसिव पॉलिसीज़ ऑफ द मिलिट्री रूल, ठीक है। आप देखिए कि ये जो इतनी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, इतनी जो कोर्सिव पॉलिसीज़ हैं मिलिट्री रूल की, गवर्नमेंट इन म्यांमार, ठीक है, तो जो भी, ठीक है, जो भी आपको देखने को दिख रहा है मिलिट्री रूल में म्यांमार में, अबाउट 6 to 10 लाख पीपल्स इन दैट कंट्री हैव बीन अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स एंड हैव टेकन शेल्टर एल्सवेयर। मतलब क्या हुआ, 6 से 10 लाख लोगों ने क्या कर दिया, पलायन कर दिया, ठीक है, वो कहीं दूसरी कंट्री में जाकर रहने लगे, ठीक है, दूसरी कंट्री की जगह दूसरी कंट्री की तरफ जो है वो मूव हो चुके हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने जो है म्यांमार को ही छोड़ दिया, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग अंडर हाउस अरेस्ट, ठीक है। आपको पता है कि जो सूची है उनको क्या हाउस अरेस्ट कर लिया गया था कंटिन्यू, पर फिर भी उन्होंने क्या रखा, अपने जो कैंपेन था डेमोक्रेसी के प्रति वो उसको कंटिन्यू रखा। अकॉर्डिंग टू हर, क्या कहती हैं, द क्वेस्ट, ठीक है, जो भी उनकी मुहिम है फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा इज़ द स्ट्रगल ऑफ द पीपल टू लिव होल, ठीक है, वो क्या है, वो संघर्ष है पीपल का कि वो क्या रहे, होल, मीनिंगफुल लाइफ्स एज फ्री, ठीक है, एक मीनिंगफुल लाइफ जिए, ठीक है, एंड फ्री एंड इक्वल मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी, वो क्या हो, एज फ्री एंड इक्वल मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी, मतलब क्या हो, वो लाइफ जो फ्री हो, इक्वल हो, ठीक है, फॉर होल वर्ल्ड कम्युनिटी, वो ऐसा कहती हैं। हर स्ट्रगल हैज़ ऑन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, मतलब विश्व ने भी उनके जो ये स्ट्रगल था उसको क्या किया, रिकॉग्नाइज़ किया। शी हैज़ आल्सो बीन अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज़, और उनको क्या किया, नोबल पीस प्राइज़ से भी, ठीक है, सूची को क्या नोबल पीस प्राइज़ भी मिला इसके लिए, ठीक है। Yet the people in Myanmar are still struggling to establish a democratic government in their country। अभी भी क्या है, जो म्यांमार क्या स्ट्रगल कर रहा है कि उनकी जो है म्यांमार में क्या है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, अभी भी वो क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। इसी के साथ मेरा यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर्स में, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।